कांग्रेस के लिए दिल्ली 2024 में या 29 में? दिल्ली दूर नहीं है, 2024 में कांग्रेस के लिए दूर नहीं है। आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को लेकर के जो ये यात्रा निकाली है, चाहे आपस में हमारे प्रेम प्यार भाईचारे सद्भावना सर्वधर्म समभाव के लिए, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के लिए, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो नोटबंदी को लेकर के हैं, चाहे जीएसटी को लेकर के हैं, चाहे राफेल को लेकर के हैं, चाहे चाइना को लेकर के हैं, हर मुद्दे को, कोविड को लेकर के हैं, सारे जो उन्होंने कहा वही सत्य साबित हुआ। भारत जोड़ो यात्रा ने हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश कर दिया है। आज पूरे देश में एक बहुत ही एक लहर चल पड़ी है, बदलाव की, परिवर्तन की लहर है, और निश्चित तौर से 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। राहुल गांधी इस बात से लगातार इनकार करते रहे हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का संबंध किसी तरह से चुनाव से है, लेकिन जैसे जैसे उनकी भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के लोग इसे नफरत और बेरोजगारी के खिलाफ एक मुहिम तो मानते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहने लगे हैं कि 2024 हमारा है। यानी कांग्रेस अब 2024 के चुनाव के लिए खुद को तैयार मान रही है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का ये दावा कितना मजबूत है और क्या सचमुच 2024 में विपक्ष एकजुट होकर मोदी पर हमलावर होगा, और क्या नरेंद्र मोदी 2024 के चुनावों का सामना उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से अब तक करते रहे हैं, या उनके बारे में ये धारणा रही है कि वो अपराजेय हैं, उनको हराया नहीं जा सकता है। साथ ही ये भी बात करेंगे कि राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ में एक जो दुष्प्रचार अभियान चलाया गया था वो पूरी तरह से अब फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि भारत की जनता ने, कांग्रेस के अलावा लोगों ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा का इतना बड़ा समर्थन किया है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं सिंपली सियासत। तो सिंपली सियासत में चर्चा आज 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की, और क्या कांग्रेस की इस लड़ाई में विपक्ष साझेदार होगा या कोई टैक्टिकल दोनों के बीच में समझौता होगा, किस तरह से 2024 के चुनाव में बीजेपी का सामना विपक्ष करेगा, इस सवाल पर हम बात करेंगे। आज इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन का एक लेख भी आया है, उस लेख की चर्चा भी होगी जिसमें उन्होंने कुछ दावे किए हैं, कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं, और उन फैक्ट्स पर भी हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2024 का चुनाव सचमुच मोदी के लिए खतरा है, और क्या विपक्ष की गोलबंदी मोदी के किसी भी रणनीति को कामयाब नहीं होने देगी। डेरेक ओब्रायन ने इस लेख में साफ तौर पर कहा है कि ये एक धारणा बनाई गई है कि मोदी अपराजेय हैं, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी एक धारणा थी जो राहुल गांधी एक पप्पू है, यानी राहुल गांधी के बारे में ये एक धारणा फैलाई गई, जो राहुल गांधी अपने मंचों से लगातार कहते रहे हैं कि उनके चरित्र हनन के लिए, उनके खिलाफ में एक अविश्वास पैदा करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने उस मुहिम को एक करारा जवाब दिया है और राहुल के बारे में लोगों की धारणा बदल गई है। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि उनकी छवि को खराब करने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए बहाए हैं, और कांग्रेस के नेता भी इस तरह की बातें करते रहे हैं। तो जाहिर है कि अब ये धारणा कमज़ोर पड़ने लगी है कि नरेंद्र मोदी अपराजेय हैं, यानी उनको हराया नहीं जा सकता, और साथ में ये बात भी अब धीरे धीरे जनता के बीच में चर्चा में है कि राहुल गांधी की छवि को कमज़ोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, और राहुल गांधी उतने कमज़ोर नेता नहीं हैं जितना कमज़ोर उनको दिखाने की कोशिश की गई और जितना कमज़ोर उनको बताया गया। क्योंकि यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने ऐसे कई सवालों पर, देश के कई सवालों पर अपनी राय को इतनी स्पष्टता से, इतनी साफगोई से, इतने बिल्कुल तरीके से रखा है, और उसको लोगों ने
देखा है कि राहुल गांधी किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह के सवालों पर चिंतित हैं, क्या तर्क रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और तरह तरह के इंटरव्यूज़ के जरिए राहुल गांधी इस यात्रा के दरमियान कुछ प्रमुख लोगों से जब मुलाकात कर रहे हैं तो उससे भी बातें साफ हो रही हैं कि वो किस तरह के सवालों को लेकर चिंतित हैं और अगर उन्हें नेतृत्व का मौका मिलता है तो वो किस तरह का बदलाव करना चाहेंगे। ये सवाल अब जनता के सामने है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स पर जिनकी चर्चा हो रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वो फैक्ट्स हैं, क्या वो तथ्य हैं जो उन्हें आगे आने वाले समय में उस तरह से मदद नहीं करेंगे जो अब तक भारतीय जनता पार्टी की ताकत रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझना ये होगा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी। तो आइए बात कर लेते हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की क्या ताकत रही है और किस तरह से विपक्ष उस समय भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकी। तो आंकड़े बताते हैं कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 55.80 वोट के प्रतिशत वोट के साथ 303 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के पास महज 53 सीटें थी और उसे वोट मिले थे 10% से भी कम, 9.76%। इस देश में जो तीसरे नंबर की पार्टी थी वो थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी ममता बनर्जी की पार्टी को उस चुनाव में 4.42% वोट मिले थे और उसको सीटें मिली थी 23। ये तीसरे नंबर की पार्टी थी ममता बनर्जी की। और चौथे नंबर की पार्टी वाईएसआर की पार्टी थी जो 22 सीटों के साथ है। उसी तरह से शिवसेना है जो 19 सीटों वाली पार्टी है। जेडीयू जो उस समय 2019 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और नीतीश कुमार और मोदी यानी भाजपा ने मिलकर जो वहाँ पर चुनाव हुआ था उसमें जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से ये समीकरण अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसी तरह से बीजेडी 12 सीटों वाली पार्टी, बीएसपी 10 सीटों वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी 5 सीटों वाली पार्टी थी 2019 में। अब उसकी ताकत कम हो गई है। उसकी ताकत अब संसद में, लोकसभा में केवल 3 सांसद की रह गई है। लेकिन आगे हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी किस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराया जा सकता है। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। इस सवाल के जवाब में ढेर सारे तर्क हैं, ढेर सारे सवाल हैं और उन सवालों को जाने बिना ये तय कर पाना कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में विपक्ष से हार जाएगी, ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कई फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स के जरिए अगर हम ये विश्वास आपको दिला पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में जो लड़ाई होने वाली है 2024 की चुनावी लड़ाई, उसमें ये फैक्ट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, तो उस फैक्ट को समझना जरूरी है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो जो कहा जा रहा है, जो मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये एक इमेज बनाई गई कि मोदी अपराजेय हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसको हराया नहीं जा सकता। उसके पास चुनाव प्रबंधन तंत्र के इतने सफल मंत्र हैं कि उसको हराना मुश्किल है। लेकिन अगर देखा जाए जो अतीत है, जो रिकॉर्ड है, जो आंकड़े कहते हैं, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती भी रही है। और अभी हाल के चुनाव में देखा जाए, जो राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत लगा देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई थी। इसके अलावा भी कई राज्य हैं। उससे पहले पंजाब में वो अलग जब चुनाव हुए थे तो वहाँ पंजाब में भी पूरी ताकत झोंकने के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई थी, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। उससे पहले की बात करें 2021 में जो चुनाव हुए थे तो पश्चिम बंगाल में पूरी जान लगा दी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने वहाँ कैंप कर लिया, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। तो राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती रही है। तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब भारतीय जनता पार्टी को राज्यों में बुरी तरह संघर्ष का सामना करना पड़ा है और वहाँ पर उसकी पराजय हुई है। और यही फैक्ट, यही आंकड़े जो हैं विपक्ष के लिए 2024 में ताकत के रूप में सामने आ रहे हैं। और डेरेक ओब्रायन ने तो अपने लेख में ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद
2024 के चुनाव में 240 के आंकड़े को पार करने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देगी। 272 मैजिकल फिगर है जिसको पार करके ही कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है, और 272 की बजाय 240 सीटों की बात कर रहे हैं डेरेक ओब्रायन, और कह रहे हैं कि 240 सीटों के लिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ये उनका आकलन है, लेकिन उसको अगर राज्यों के रूप में अगर उस आकलन को अगर हम देखें तो राज्यों में जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है कि राज्यों में लगातार हमने आपको बताया कि किस तरह से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिलती रही है वहाँ के क्षेत्रीय दल से या वहाँ पर जो भी नेशनल पार्टी है। जैसे अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का वहाँ पे मजबूत आधार साबित हुआ। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बन गई थी, वहाँ पर सरकार बदल गई बाद में। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी शिवसेना ने हालांकि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उनके साथ सरकार बनने की संभावना थी, लेकिन जो बाद में स्थिति आई उसमें कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, जो बाद में बीजेपी ने उसको तोड़फोड़ करके अपनी सरकार वहाँ पर बना ली है। शिवसेना और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। तो ऐसे ढेर सारे फेरबदल हुए हैं, लेकिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हैं, और इसी आधार पर विपक्ष का ये कहना है कि अगर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं भी हुआ, और अगर जिन राज्यों में विपक्ष की जितनी बड़ी ताकत है, अगर कांग्रेस ने उनकी ताकत का समर्थन किया तो निश्चित रूप से नतीजे वो नहीं रहेंगे जो पिछले चुनाव में रहे थे। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 272 सीटों का आंकड़ा पार करना इतना आसान नहीं रहेगा। अगर मैं डेरेक ओब्रायन को कोट करूं तो उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 18 सीटें आई थी, लेकिन अब जो वहाँ पर हालात हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहाँ पर शासन किया है, जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से वहाँ की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिस तरह का असंतोष है, उसको लेकर अगर उनका आकलन ये कहता है कि अब वो 6 सीटों पर सिमट सकती है। यानी 18 से 6 सीटों पर आने का मतलब यह है कि 12 सीटें, और 12 सीटों की बढ़त का मतलब एक तरह से जो अंतर सत्ता और विपक्ष के बीच में है वो 24 सीटों का अंतर हो जाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष का 12 सीट अगर कम हो जाता है तो विपक्ष की इधर 12 सीट बढ़ जाती है, तो ये फासला जो है 24 सीटों का बन जाता है। तो इस तरह से उन्होंने एक आकलन पेश किया है, और उसी आकलन में ये बताया गया है कि कैसे चीज़ें राज्यों में बदल रही हैं। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में भी एक बदलाव हुआ है। बिहार में अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, और वहाँ पर जो अभी राजनीतिक स्थिति है उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहाँ पर उतनी आसान नहीं रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए 19 जैसा माहौल नहीं रहेगा। वहाँ भी बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी ताकत है, वहाँ पर एक समीकरण बदल चुका है। इसकी चर्चा हालांकि उन्होंने डिटेल्स में नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 के चुनाव हैं उससे जो संकेत उभर कर आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ताकतवर विपक्ष के रूप में उभर कर आना, और 30% से ऊपर 32% लगभग वोट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 32 से ऊपर ही हैं कुछ। तो इतने प्रतिशत वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ना और बसपा का जनाधार कम होना, ये एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा मामला है जो उत्तर प्रदेश में समीकरण को 2024 में आने वाले 2024 के चुनाव में समीकरण को बदल सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब 3 ध्रुवीय चुनाव हुआ करते थे, इससे पहले बसपा, सपा और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब जो 2022 के चुनाव ने वहाँ जो स्थिति बना दी है, अब एक तरीके से ये गोलबंदी अखिलेश यादव और भाजपा के बीच में हो गई है, और 2024 में भी ये माहौल बहुत बदलने वाला दिखता नहीं है। दूसरी बात, जो इनपुट कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से अखिलेश की आलोचना करने के बावजूद एक तरह से अखिलेश को उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत बताया है, और ये कहा है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत के रूप में है, उनकी उस ताकत से वो इनकार नहीं करते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर
उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तो हो सकता है टैक्टिकल सपोर्ट के लिए राहुल गांधी कोई रास्ता ऐसा निकालें जिसमें कांग्रेस उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी ना करे, और हो सकता है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लड़ाई उनके लिए आसान हो जाए, और सीटों का जो ये गैप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, ये इतना बड़ा गैप 2024 के चुनाव में नहीं रहे। तो ये एक आकलन अब उत्तर प्रदेश से फिलहाल आ रहा है जिसको समझने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश को लेकर मैं आगे और डिटेल्स में अलग से बात करूंगा, लेकिन मैं अब ये आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह से राज्यों में सियासी समीकरण बदले हैं, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 इतना आसान नहीं है जितना इस वक्त एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि बड़े स्तर पर मीडिया पर बीजेपी का एक कंट्रोल हो चुका है, सोशल मीडिया पर उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। इस नाते भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक ऐसी 2-3 चीज़ें बहुत प्रमुखता से उभारी जाती हैं। एक तो मोदी का विकल्प नहीं है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। दूसरा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन तंत्र इतना मजबूत है कि पार्टियां उसको मैच नहीं कर पाएंगी, बाकी पार्टियों में उस तरह की संगठनिक क्षमता नहीं है, उस तरह का संगठन नहीं है। लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं, और ढेर सारे सवाल उसके खिलाफ में विरुद्ध में जमा हो गए हैं जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे और विपक्ष को उससे मदद मिलेगी। खैर, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन हम 1-2 और प्रदेशों की बात कर ले कि महाराष्ट्र में भी हालात बदले हुए हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में एक तार ऐसा जुड़ गया है जिसमें उनकी ताकत बढ़ी हुई है। तो महाराष्ट्र में भी 2024 के चुनाव में जो 19 जैसा माहौल बिल्कुल नहीं रहने वाला है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन जो है कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जिस तरह का एक गठबंधन की स्थिति में है, वहाँ पर भी तमिलनाडु से भी चुनौती मिल सकती है। इसी तरह से राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में तो कांग्रेस की कहीं न कहीं बड़ी जोरदार भूमिका रही है। कर्नाटका में भी कांग्रेस अच्छी भूमिका में है। तो देखा जाए तो अभी जब 23 के चुनाव हो जाएंगे तो इन सब से भी एक आधार बनेगा जिसके आधार पर 2024 के चुनावों का एक आकलन सामने आएगा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई किस तरह की रहेगी। और लेकिन अब हम बात कर लेते हैं उन मुद्दों की जिन मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमज़ोर मानी जा रही है। और वो मुद्दे हैं, पहली बात तो ये कि जो अभी से ही एक इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, वो कहीं से नहीं हुआ। किसानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ, जो आंदोलन उन्होंने किया उसको लेकर जिस तरह का एक लगातार संघर्ष चला और किसानों में किस तरह की सरकार के प्रति सोच है, ये हम सब जानते हैं। तो किसानों में एक असंतोष अभी भी सरकार को लेकर है, अभी की मोदी सरकार को लेकर है। एमएसपी के बारे में उस समय वादा हुआ था कि एमएसपी को लेकर कोई कानून बनाया जाएगा, वो कानून बना नहीं, और उस कानून को लेकर भी एक बार फिर आंदोलन फिर सतह पे आ रहा है। अब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये इस वक्त नहीं कहा जा सकता है, लेकिन किसानों के बीच में जो असंतोष है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में मुश्किलें खड़ी कर सकता है, ये एकदम साफ है। इसके अलावा बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि पूरे देश में एक आंकड़ा खुद सत्ता पक्ष की ओर से रखा गया। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में उसको कोट किया है उन्होंने, डेरेक ओब्रायन ने। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किए थे और जिसमें से केवल 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। ये 22 करोड़ का आवेदन और 7 लाख लोगों को नौकरी मिलना, ये बेरोजगारी की स्थिति बताता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने कम लोगों को सरकार रोजगार दे पा रही है। रोजगार को लेकर बेरोजगारों में असंतोष, नौजवानों में असंतोष, ये सबसे बड़ी वजह 2024 के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है बीजेपी के लिए। और नौजवानों में ये असंतोष इस वक्त ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, अग्निवीर का मामला हो या कई और मामले हों, चुनावों में जिस तरह से वादे किए जाते हैं और ज़मीन पर जिस तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया चलती है उसमें
क्वेश्चन पेपर का लीक होना, उसका रद्द होना और आखिरकार कई तरह के आरक्षण में गड़बड़ियाँ, उत्तर प्रदेश में तो ऐसे कई मामले सामने आए, दूसरे प्रदेशों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इससे जो है नौजवानों में जो एक असंतोष है, वो असंतोष भी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक सौहार्द जिसको लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि पूरे देश में एक नफरत फैलाने की कोशिश की गई, दो समाजों के बीच में एक खाई बनाने की कोशिश की गई, एक असंतोष पैदा करने की कोशिश की गई, एक दुराव पैदा करने की कोशिश की गई और इस कोशिश की वजह से हमारा समाज बटा हुआ दिखाई देता है। ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ में निश्चित रूप से वो इसको लेकर एग्रेसिव है और ये बातें राहुल गांधी भी कर रहे हैं और दूसरे दल भी, जहां भी क्षेत्रीय दल हैं वो भी बीजेपी के ऊपर इसी तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो सब कोई, पूरा विपक्ष एक तरीके से सत्ता पक्ष पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो समाज के बीच में सौहार्द कायम करने में पूरी तरह फेल हुई है और ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए संकट की घड़ी और संकट का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। और आखिर में ये कहा जा रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, ये जो बार बार बात आती है कि मोदी नहीं तो कौन और मोदी का कोई विकल्प बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो उसके जवाब में भी डेरेक ओब्रायन ने अपने लेख में लिखा है कि 2004 के चुनाव में भी अटल बिहारी वाजपेयी जो बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, उनके खिलाफ में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन जो मुद्दे थे उन मुद्दों की वजह से उनकी हार हुई और शाइनिंग इंडिया जिस तरह से फेल हुआ है, उसी तरह से न्यू इंडिया का जो नरेंद्र मोदी का दावा है, वो न्यू इंडिया 2024 में फेल होने जा रहा है, बुरी तरह से फ्लॉप शो साबित होने जा रहा है। तो ये है इस वक्त का आकलन, लेकिन चीज़ें राजनीति में हर पल बदलती रहती हैं। जैसा 19 के चुनाव में भी इस तरह का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिर वक्त में पुलवामा केस हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद चीज़ें बदल गई। तो भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा जोर लगाती है, पूरी रणनीति बनाती है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर, 2024 की रणनीति पर हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।